हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के निःशुल्क कोर्स की अपनी अगली कड़ी के साथ। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में पोइट्री सेक्शन में जो फर्स्ट पोएम दी गई है वह है विलियम शेक्सपियर की शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, जो कि हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है सोनेट 130। तो यहाँ ये कन्फ्यूज़न पैदा करता है कि हमें सोनेट 130 पढ़ना है या फिर शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो दोस्तों, यहाँ हम दोनों ही सोनेट पढ़ेंगे। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये मैं आपको जो कि सोनेट नंबर 18 है वो मैं पहले ही आपको करवा चुकी हूँ। और अब चलते हैं इसके सोनेट 130 पर। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की इंट्रोडक्शन मैंने आपको फर्स्ट पोएम में पढ़ा दी थी। अब हम बात करते हैं इस सोनेट की, सोनेट 130 की। दोस्तों, पहले जो सोनेट्स और पोएम्स लिखे जाते थे उनमें या तो सोनेट का नंबर उनका नाम होता था या फिर सोनेट की या फिर उस पोएम की फर्स्ट लाइन ही उस पोएम का नाम होती थी। तो यहाँ इस पोएम के दो नाम हैं, एक तो सोनेट नंबर 130 और दूसरा है माई मिस्ट्रेसेस आइज़ आर नथिंग लाइक द सन। आइए देर ना करते हुए चलते हैं इस पोएम पर। शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें से जो लास्ट के 28 सोनेट्स हैं वो एक डार्क लेडी को डेडिकेटेड हैं और यह सोनेट उन्हीं सोनेट्स में से एक है। जब हम इस सोनेट को पढ़ते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि विलियम शेक्सपियर ने इसे अपने कंटेम्प्रेरी पोइट्स और जो ट्रेडिशनल पोइट्स थे उनसे हटकर इस सोनेट को लिखा है। शेक्सपियर ने इस सोनेट में उनके पैटर्न को फॉलो नहीं किया। बाकी सभी जगह हमें हमेशा बिलविड और लवर की खूबसूरती में एग्जैजरेशन देखने को मिलता है। उनकी खूबसूरती को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से उनकी कंपैरिजन की जाती है। लेकिन इस सोनेट में शेक्सपियर ने अपने ट्रू लव को आर्टिफिशियल लव से ऊपर बताया है। स्टार्टिंग में जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग की 12 लाइन्स यानी कि जो इसके स्टार्टिंग के 3 क्वार्टरेंस हैं उसमें हमें ऐसे लगता है कि शेक्सपियर अपनी मिस्ट्रेस की यानी अपनी बिलविड की इंसल्ट करते हैं कि वह इतनी सुंदर नहीं है कि उसकी उपमा इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से की जाए। लेकिन जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं यानी जो लास्ट कपलेट है उसमें हमें शेक्सपियर का पूरा भाव समझ में आ जाता है और हमारा ये सारा भ्रम दूर हो जाता है कि शेक्सपियर अपनी मिस्ट्रेस की इंसल्ट कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। माई मिस्ट्रेसेस आइज़ आर नथिंग लाइक द सन। दोस्तों, इस लाइन में क्योंकि हमें लाइक देखने को मिल रहा है तो यहाँ सिमिली है, असल में यहाँ मियोसिस है। मियोसिस क्या होता है यह मैं आपको लिख कर बताती हूँ। मियोसिस MEIOSIS, मियोसिस। मियोसिस यानी नेगेटिव सिमिली। यहाँ पे जो पोएट हैं वो कहते हैं जो मेरी बिलविड की आंखें हैं वो सूरज की तरह नहीं दिखती, यानी द आइज़ ऑफ माई बिलविड आर नॉट एज ब्राइट एज द सन। जिस तरह सूरज चमकता है वैसे ही मेरी बिलविड की आंखें नहीं चमकती हैं, बहुत ही साधारण आंखें हैं। कोरल इज़ फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड। जो कोरल है, कोरल एक रेड कलर का स्टोन होता है जो कि समुद्र में पाया जाता है। बाकी जो पोइट्स हैं वो अपनी बिलविड के लिप्स को कोरल की तरह रेड बताते हैं, लेकिन मेरी बिलविड के, मेरी प्रेमिका के जो लिप्स हैं वो बहुत ही साधारण लिप्स हैं। दे आर नॉट एज रेड एज कोरल। तो यहाँ पे भी मियोसिस का यूज़ किया गया है। इफ़ स्नो बी वाइट वाई देन हर ब्रेस्ट्स आर डन। यदि हम स्नो को वाइट कहें यानी एवरीबडी वॉन्ट्स हर बिलविड टू बी एज वाइट एज स्नो, बट द कॉम्प्लेक्शन ऑफ माई बिलविड इज़ नॉट एज वाइट एज स्नो। जो शेक्सपियर हैं उनकी बिलविड हैं वो वाइट नहीं है, वो उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है। हर ब्रेस्ट्स आर डन। डन क्या होता है? ग्रे एंड ब्राउनिश ग्रे। तो वो कहते हैं कि मेरी जो बिलविड है उसकी जो स्किन का कलर है वो स्नो वाइट नहीं है, वो बिल्कुल ग्रे और ब्राउनिश कलर है। इफ़ हेयर्स बी वायर्स ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड। यदि बाल वायर्स की तरह होते, तारों की तरह होते, तो मेरी जो बिलविड है उसके सर पर ब्लैक वायर्स हैं। दोस्तों, यहाँ पे शेक्सपियर अपनी बिलविड के हेयर की कंपैरिजन ब्लैक वायर्स के साथ कर रहे हैं। आई हैव सीन रोजेज डमास्क्ड रेड एंड वाइट। डमास्क्ड मतलब पैटर्न। शेक्सपियर कहते हैं कि मैंने रेड और वाइट के पैटर्न के फ्लावर्स देखे हैं। रेड और वाइट वैसे तो मिलाकर पिंक बन जाता है, तो वो कहते हैं कि मैंने पिंक कलर के रेड और वाइट के मिक्स फ्लावर्स देखे हैं, लेकिन मेरी जो बिलविड का कलर है वो रेड वाइट यानी पिंकिश नहीं है, वो बहुत ही ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्शन की गर्ल है। बट नो सच रोजेज सी आई इन हर चीक्स। बाकी जो पोइट्स हैं वो अपनी बिलविड के चीक्स की कंपैरिजन रेड रोजेज से करते हैं, लेकिन जो मेरी बिलविड है उसके चीक्स रेड रोजेज की तरह रेड नहीं है। दे आर वेरी सिंपल एंड इन सम परफ्यूम्स इज़ देयर मोर डिलाइट
देन इन द ब्रेथ दैट फ्रॉम माई मिस्ट्रेस रीक्स। जो परफ्यूम्स होती हैं, खुशबू होती हैं, जितने भी सेंट्स होते हैं वो बहुत ही डिलाइटफुल होते हैं। वो हमें जब भी हमें कोई अच्छी खुशबू आती है वी फील मोर डिलाइटेड एंड हैप्पी। देन लेकिन जो मेरी बिलविड है उसकी जो ब्रेथ है, उसकी जो सांसों की स्मेल है वो बहुत ही साधारण है। रीक का मतलब होता है कि बहुत अच्छी स्मेल नहीं है, बहुत ही साधारण स्मेल है। जैसे कि नॉर्मल लोगों की सांस की स्मेल होती है वैसी ही सांस की स्मेल मेरी बिलविड की है, उसमें कोई परफ्यूम की स्मेल नहीं है। आई लव टू हियर हर स्पीक। इस लाइन से हमें ऐसे लगता है कि शायद अब वो उसकी तारीफ़ करेंगे। आई लव टू हियर हर स्पीक, मुझे अपनी बिलविड का बोलना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है व्हेन शी स्पीक्स। येट वेल आई नो दैट म्यूजिक हैड अ फार मोर प्लीजिंग साउंड, बट व्हेन आई कंपेयर हर साउंड विद द म्यूजिक, म्यूजिक इज़ फार मोर प्लीजिंग। म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सुहावना लगता है। ऐसा भी नहीं है कि जब वह बोलती है तो मुझे ऐसे लगे कि कोई म्यूज़िक के तार झनझना रहे हैं, म्यूज़िक बज रहा है। शी डज़ नॉट हैव दैट मच प्लीजिंग साउंड लाइक म्यूज़िक। आई ग्रांट आई नेवर सो अ गोडेस गो। आई एडमिट, ग्रांट मतलब एडमिट, मैं मानता हूँ दैट आई हैव नेवर सीन अ गोडेस वॉकिंग, मैंने किसी भी गोडेस को वॉक करते हुए नहीं देखा है। बाकी सभी पोइट्स अपनी बिलविड की वॉक यानी उसकी गेट की तुलना किससे करते हैं, एक गोडेस से करते हैं, जैसे कि कोई गोडेस आ रही है। लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि माई मिस्ट्रेस व्हेन शी वॉक्स ट्रेड्स ऑन द ग्राउंड, जब मेरी मिस्ट्रेस ग्राउंड पर चलती है तो वह नॉर्मल लोगों की तरह ही चलती है, वह कोई गोडेस नहीं दिखती है। दोस्तों इन 12 लाइन्स में हमें यही एहसास हुआ है कि विलियम शेक्सपियर अपनी बिलविड की तुलना एक बहुत ही साधारण लड़की से करते हैं। उसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ना ही तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ना ही उसकी आवाज़ अच्छी है, ना ही वो बहुत खूबसूरती से चलती है कि सभी लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करे। इस पोएम में हमें वोल्टा इस लास्ट कपलेट में देखने को मिलता है। दोस्तों वोल्टा क्या होता है, VOLTA, वो शेक्सपियरियन सोनेट्स में हमेशा लास्ट कपलेट में हमें वोल्टा देखने को मिलता है। वोल्टा का अर्थ होता है जब पहले वाला जो पूरा पार्ट है वो सारा क्वेश्चन रेजिंग पार्ट होता है, यानी उसमें सारी जितनी भी दुविधाएं होती हैं, डिलेमाज होते हैं पोइट के, वे सब दिखाए जाते हैं। लेकिन जब वोल्टा होता है, वोल्टा में चेंज ऑफ आइडियाज़ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरह वोल्टा में जाते हैं। ये वोल्टा वाला जो पार्ट है वो आंसर गिविंग पार्ट होता है। तो स्टार्टिंग की 12 लाइन्स में शेक्सपियर ने बताया है कि किस तरह उसकी बिलविड बहुत अधिक साधारण है। अब वो लास्ट कपलेट में बताएंगे कि उसकी जो बिलविड है वो किन अर्थों में स्पेशल है। एंड येट बाय हेवन आई थिंक माई लव एज रेयर। एंड येट बाय हेवन मतलब मैं स्वर्ग की कसम खाता हूँ। आई स्वेयर बाय हेवन दैट माई लव इज़ रेयर। उसने अपने लव को रेयर यानी दुर्लभ, वेरी डिफ़िकल्ट टू बी फाउंड क्यों बताया है, इसलिए बताया है क्योंकि वह उनका शेक्सपियर का लव ट्रू लव है, वह फिज़िकल ब्यूटी से अधिक इनर ब्यूटी की ओर अट्रैक्ट होते हैं। एज एनी शी बिलाइड विद फॉल्स कंपेयर, और मैं बिलाइड का मतलब होता है झूठ बोलना, और फॉल्स कंपेयर मतलब झूठी तुलना करना। और मेरी बिलविड को झूठी प्रशंसा की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सभी लोग अपनी प्रेमिकाओं की झूठी प्रशंसा करते हैं, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू कंपेयर हर विद फॉल्स कंपेरिजन्स। मैं झूठी तुलनाओं के साथ उसकी तुलना नहीं करता। आई वॉन्ट टू प्रेजेंट हर एज शी इज़ इन ट्रू सेंस। शी इज़ वेरी प्योर बाई हार्ट, उसका दिल बहुत साफ़ है और वह बहुत अच्छे गुणों वाली लड़की है। तो मैं मटीरियलिस्टिक ब्यूटी की बजाय इनर ब्यूटी को अधिक महत्व दूंगा, शेक्सपियर यह कहना चाहते हैं यहाँ पर। आइए अब चलते हैं इसकी बाकी बची हुई फिगर्स ऑफ स्पीच पर। दोस्तों इस पूरी पोएम में आयरनी बताई गई है, आयरनी IRONY। आयरनी का अर्थ है जब पोएट कहना तो कुछ और चाहता है लेकिन उसका उल्टा कहता है। जैसे इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता था कि उसका अपनी प्रेमिका, अपनी बिलविड के लिए जो प्रेम है वो बहुत ही प्योर है और वो बहुत ही सच्चा है, एक ट्रू लव है। लेकिन उसने जो पोएम की शुरुआत की वो बहुत ही साधारण शब्दों से की, बल्कि एक इंसल्टिंग वे में की कि मेरी जो बिलविड है वो सन की तरह, उसकी आंखें नहीं है, उसके लिप्स रेड नहीं है, उसकी ब्रेस्ट बहुत डन है, ग्रेइश ब्राउन कलर की है, उसकी चीक्स भी रेड नहीं है और वो बहुत अच्छे से चलती नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आयरनी पूरी पोएम में यूज़ की गई है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, ALLITERATION। दोस्तों जो कॉन्सोनेंट्स है वह भी एलिट्रेशन का पार्ट होता है। कॉन्सोनेंट्स का अर्थ है जहाँ पे कॉन्सोनेंट्स की रिपीटिशन हो। कॉन्सोनेंट्स की स्पेलिंग होगी CONSONANCE। दोस्तों यहाँ कॉन्सोनेंट्स यूज़ किया गया है थर्ड लाइन में, इफ़ स्नो बी वाइट वाई देन हर ब्रेस्ट्स आर डन। इसमें W और W, वाइट और वाई, इसमें W साउंड की
रिपीटिशन हो रही है तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है। यदि आपको एलिट्रेशन लिखा आ जाए तो आप एलिट्रेशन पे टिक कर देना, और कॉन्सोनेंट्स लिखा है तो कॉन्सोनेंट्स पे टिक कर देना। इफ़ हेयर्स बी वायर्स ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड। दोस्तों इस लाइन में बी साउंड रिपीट हो रही है, बी और ब्लैक दोनों में बी कॉन्सोनेंट। जो 8th लाइन है उसमें देन इन द ब्रेथ दैट फ्रॉम माई मिस्ट्रेस रीक्स। दोस्तों इसमें द साउंड रिपीट हो रही है, देन में, ब्रेथ में और दैट में। माई मिस्ट्रेस में एम साउंड रिपीट हो रही है तो यहाँ भी एलिट्रेशन है। दोस्तों इसके अलावा इस पूरी पोएम में अंडर स्टेटमेंट का यूज़ किया गया है, UNDERSTATEMENT, अंडर स्टेटमेंट या फिर लिटोट्स। लिटोट्स की स्पेलिंग होगी LITOTES। बहुत सारे टीचर्स आपको ये कहेंगे कि इस पोएम में हाइपरबले है दोस्तों, लेकिन हाइपरबले नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टेटमेंट है। हाइपरबले में किसी भी चीज़ की बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाती है, लेकिन जब किसी अच्छी चीज़ को बहुत गिरा कर उसके बारे में बात की जाए तो वहाँ लिटोट्स यानी अंडरस्टेटमेंट होता है। इस पूरी पोएम में अंडरस्टेटमेंट है। जो ये 12 लाइन्स हैं तीनों क्वार्टरेंस की, उन सभी में लिटोट्स है, उन सभी में अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि इन सभी लाइन्स में शेक्सपियर अपनी मिस्ट्रेस की इंसल्ट करते हुए प्रतीत होते हैं। जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो बहुत ही साधारण शब्द हैं। इसके अलावा इस पोएम में इमेजरी का यूज़ किया गया है। इमेजरी यानी IMAGERY। 5 सेंसेस के थ्रू जब हम इमेज दिखाते हैं किसी पोएम में तो वहाँ इमेजरी का यूज़ होता है। जैसे इसमें हमने देखा है कि आई ग्रांट आई नेवर सो अ गॉडेस को, कि मैंने किसी भी गॉडेस को चलते हुए नहीं देखा है। तो दोस्तों जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जैसे सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल, इन शब्दों के द्वारा जब कोई इमेज प्रकट की जाती है, कोई इमेज प्रस्तुत की जाती है तो वहाँ इमेजरी होता है। दोस्तों इसके अलावा इस पोएम में मेटाफर का यूज़ किया गया है। मेटाफर में यहाँ पे नेगेटिव कंपैरिजन शो की गई है। जैसे जो बिलविड है वो स्नो की तरह नहीं है, जो हेयर्स हैं उसके वायर्स की तरह दिखाए गए हैं, जो उसकी चीक्स हैं वो रोज़ की तरह नहीं बताए गए। तो यहाँ पे मेटाफर का नेगेटिव यूज़ किया गया है। जब वह बोलती है तो वह म्यूज़िक की तरह प्लेजेंट नहीं लगती, जब वह चलती है तो बहुत ही साधारण तरीके से चलती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एंजेममेंट का यूज़ किया गया है। एंजेममेंट की आप स्पेलिंग लिख लीजिए, ENJAMBMENT, एंजेममेंट। एंजेममेंट होता है नो एंड स्टॉप। जैसे इस पूरी सोनेट में हमें जो एंड स्टॉप यानी एंजेममेंट देखने को मिलता है वो हमें एक तो रीक्स में मिलता है और कंपेयर में सिर्फ 2 ही जगह यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ किया गया है। बाकी सभी लाइन्स एक साथ कंटिन्यू हो रही हैं, इसे ही एंजेममेंट कहते हैं। इस सोनेट की राइम स्कीम की बात की जाए तो वह है AB CD CD EF GG। शेक्सपियर की सभी सोनेट्स की राइम स्कीम सेम ही रहती है। अब हम इस पोएम की थीम की बात करें तो दोस्तों इस पोएम की थीम है ऑथेंटिसिटी ऑफ लव एंड द रिजेक्शन ऑफ फॉल्स कंपैरिजन। दोस्तों इस सोनेट में विलियम शेक्सपियर ने प्योर लव को एम्फेसाइज किया है और फॉल्स कंपैरिजन्स को क्रिटिसाइज़ किया है। इट एक्सप्लोर्स हाउ जेन्युइन लव ट्रांसेंड्स सुपरफिशियल एग्जिजरेटेड एक्सप्रेशंस एंड चेरिशेस ऑथेंटिक ब्यूटी एंड यूनिकनेस। दोस्तों इस पोएम में शेक्सपियर जो इनर ब्यूटी है उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बल दिया है और उसने कहा है कि उसका जो लव है वो बड़ा ही रेयर है, यूनिक है। तो अपनी प्योर लव को एम्फेसाइज किया है और जो फॉल्स कंपैरिजन्स हैं उनको कंडेम किया है। दोस्तों जब किसी बिलविड की आइज़ को सन कहा जाए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी की आंखें सन के जैसी हों। तो यहाँ पोएट हमें यही दर्शाना चाहते हैं कि हम अपने ट्रू लव को फॉल्स कंपैरिजन्स की उपमाएं क्यों दें। दोस्तों हम इसकी टोन की बात करें तो इस सोनेट की टोन है सैटायरिकल, ह्यूमरस एंड अफेक्शनेट। सैटायरिकल की स्पेलिंग होगी SATIRICAL, सैटायरिकल, ह्यूमरस HUMOUROUS, ह्यूमरस एंड अफेक्शनेट AFFECTIONATE, अफेक्शनेट। दोस्तों सैटायरिकल यानी जिसमें सैटायर की जाए, जिसमें व्यंग्य किया जाए। इस पोएम में हर जगह जो पोइट की बिलविड है उसकी ब्यूटी पर सैटायर किया गया है, व्यंग्य किया गया है कि तुम्हारी आंखें सूरज की तरह चमकदार नहीं है, लिप्स कोरल की तरह रेड नहीं है। ह्यूमरस यानी हास्यास्पद, ये ह्यूमरस भी है क्योंकि सभी लोग अपनी बिलविड को बहुत खूबसूरत दिखाते हैं, लेकिन जो शेक्सपियर हैं वो अपनी बिलविड की कोई तारीफ़ नहीं करते हैं। अफेक्शनेट हमें लास्ट की कपलेट की 2 लाइन्स में देखने को मिलती है कि वो अपनी बिलविड से कितना प्यार करते हैं। इस तरह इस सोनेट की टोन्स हैं सैटायरिकल, ह्यूमरस एंड अफेक्शनेट। यदि हम इस सोनेट के स्टाइल की बात करें तो आपको शेक्सपियर की सभी पोएम्स एंड सोनेट्स में सेम स्टाइल देखने को मिलता है, वह है रिच इन इमेजरी एंड, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, रिच इन
इमेजरी एंड मेटाफोरिकल, METAPHORICAL, मेटाफोरिकल लैंग्वेज, LANGUAGE। तो दोस्तों यहीं पर सोनेट 130 बाय विलियम शेक्सपियर की वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको इस सोनेट में कोई फैक्ट समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना प्रश्न रख सकते हैं, मैं उसका आंसर अवश्य करूँगी। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यह भी बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाऊँ, ताकि आप समय से अपनी पूरी तैयारी कर सकें और उसके रिवीजन का भी आपको समय मिल जाए। मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है और मैं जानती हूँ कि आप इस नेक काम में मेरा सहयोग अवश्य करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।